ओके सो वेलकम बैक एंड होपफुली आप में से जो लोग भी ईद मना रहे थे आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। और अब मेरे ख्याल में हमें वापस फिज़िक्स की तरफ आना चाहिए, या एटलीस्ट मैं तो वापस फिज़िक्स की तरफ आऊँगा, क्योंकि 4 दिन काफ़ी होते हैं, 5 दिन ईद एंजॉय करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट वेयर वी स्टॉप्ड लास्ट टाइम। और हमने लास्ट टाइम इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, और लास्ट टाइम हमने कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स किए थे। 2 कम्बिनेशंस थे हमारे पास, पैरेलल और सीरीज़। और उनको ना सिर्फ मैंने उनके जनरल फार्मूलाज प्रूव करवाए थे, बल्कि उनके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। एंड मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर आप उनको समझ लें तो होपफुली यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनमें ये इन कम्बिनेशन कैपेसिटर्स के कम्बिनेशंस वाले प्रॉब्लम्स में जितने भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो तकरीबन सारे के सारे मैंने उन प्रॉब्लम्स में हल किए थे, एटलीस्ट वन एग्जांपल. So again, if you face difficulties, I mean, of course, there are gonna be problem where you will face some difficulties, because they are all about thinking. तो आपके पास of course ऐसे problems आएंगे जहाँ पे आपको further सोचना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना स्टोर होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या इस तरह जितने भी आप कम्बिनेशंस बना सकते हैं, उस तरह के सारे प्रॉब्लम्स मैंने कर दिए थे। होपफुली आई सॉल्व्ड मोर देन इनफ। सो लेट्स मूव ऑन। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन है, एटलीस्ट ये आपको पता होगा कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो सकती है। मीन चार्ज स्टोर हो सकता है तो एनर्जी स्टोर हो सकती है। बट लेट मी रिमाइंड यू कि क्यों चार्ज स्टोर जब कैपेसिटर के अंदर होता है, कैपेसिटर के ऊपर होता है, तो क्यों हम उसको एनर्जी से एसोसिएट करते हैं। एंड एक्चुअली अगेन दिस इज़ समथिंग जो हम पहले करके आ चुके हैं, ख़ासकर जब हमने चैप्टर 28 किया था, जो आई होप के पोटेंशियल डिफरेंस का चैप्टर था, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस को पहली दफ़ा पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चार्जेस एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो उस सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है। आई प्रूव्ड दिस रिज़ल्ट, और हमने पढ़ा था। तो अगेन मैंने आपको ये शायद लास्ट लेक्चर में भी बहुत डिटेल में बताया था कि हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, कि आप जो चीज़ें पहले 4 चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं वो कैसे एक एक करके सारी यूज़ हो रही हैं। सो ऑल्दो अगर आपको उस वक्त लगा हो कि हम इन चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं, नाउ यू हैव ऑल द आंसर्स। और ये आपके फेवरेट सवाल जो आप लोग पूछते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होती हैं, तो ये डेली लाइफ की ही एग्जांपल्स हैं कि कैपेसिटर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोरिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेली लाइफ का इस्तेमाल है। डेली लाइफ अब और इस्तेमाल क्या होता है, एनीवे तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी वी हैव एन असेंबली ऑफ चार्जेस, वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है उस सिस्टम में। तो यहाँ पे आप देखें तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज ही स्टोर होता है ना, ये तो हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी स्टोर हो जानी चाहिए। सो इट मेक्स सेंस कि कैपेसिटर्स आर डिवाइसेस व्हिच कैन स्टोर एनर्जी। सो लेट्स ड्राइव अ जनरल फार्मूला फॉर दिस एनर्जी। एनर्जी जो है उसको मैथमेटिकली कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको हम मैथमेटिकली कैसे जान सकते हैं, फ्रॉम सम बेसिक प्रॉपर्टीज़। एंड लेट्स स्टार्ट विद सिंपल सिचुएशन के जो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई हुई है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, कनेक्टेड है बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। और लेट्स से कि किसी टाइम के ऊपर एट सम टाइम टी, एट लेट्स से एट सम टाइम टी प्राइम, कैपेसिटर जो है ना उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ चार्ज स्टोर हो चुका है। तो लेट्स से कि क्यू प्राइम वो चार्ज है जो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो चुका है, और डेल्टा वी प्राइम जो है ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो उस वक्त हमने अप्लाई किया हुआ है। अब अगर आप डी क्यू प्राइम से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज और स्टोर करना चाहते हैं, हम जैसे बात कर रहे हैं जैसे इंक्रीमेंटल थोड़ा थोड़ा करके जो चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इनिशियली हमने बैटरी से कनेक्ट किया कैपेसिटर को और कुछ टाइम गुजर गया, मैंने उस टाइम को टी प्राइम कहा है। मैंने क्या, बुक वाले ने कहा है, दैट्स द जनरल वे, बुक वाले की भी हमें क्या ज़रूरत है, दैट्स द जनरल वे हाउ वी ड्राइव फार्मूलाज। तो किसी टाइम टी प्राइम के ऊपर जो चार्ज है ना बैटरी के ऊपर, वो क्यू चार्ज स्टोर हो चुका है।
और हम उस वक्त तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो डेल्टा क्यू प्राइम है। तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी लिखें तो आपको एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पता है। एनर्जी क्या होती है, लेट्स कॉल दिस एनर्जी एट दिस पॉइंट डी यू प्राइम, और ये क्या होनी चाहिए हमारे पास, क्यू डेल्टा वी। यही फार्मूला होता है ना एनर्जी का, क्यू डेल्टा वी। तो इस पॉइंट तक हमारे पास जो एनर्जी स्टोर है वो क्यू प्राइम डेल्टा वी प्राइम है। और अब अगर हम इस डी यू से चलें, इसको डी यू नहीं कहते, इसको हम, चूँकि मैं एब्सोल्यूट बात कर रहा हूँ कि इतनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है तो इसको मैं यू ही कह लेता हूँ। अब अगर अब मैं यू में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करता हूँ, लेट्स से मैं इस यू प्राइम को डी यू प्राइम करता हूँ, यानी टाइम टी प्राइम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ऑफकोर्स बैटरी थोड़ा सा और चार्ज स्टोर कर देगी। तो उस टाइम में जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे पास क्या आएगी, डी यू, उसको मैं अब डी यू प्राइम कह लेता हूँ। तो वो मेरे पास क्या आएगी, डी यू प्राइम इक्वल्स डी क्यू प्राइम, ये जो थोड़ा सा चार्ज मज़ीद स्टोर किया है बैटरी ने कैपेसिटर के ऊपर, टाइम्स डेल्टा वी प्राइम। ओके, जितना पोटेंशियल डिफरेंस उस प्राइम टाइम तक अप्लाई हो चुका था। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। यानी अब आप ये अज्यूम करेंगे कि अगर क्यू प्राइम से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज स्टोर करने में हमारे पास जो एनर्जी स्टोरेज आती है वो ये वाली आती है, तो पूरा क्यू चार्ज स्टोर करने में हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, विच सिंपली मीन्स कि आपने इस इक्वेशन का इंटीग्रल लेना है। अगर हम इस इक्वेशन का इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड का इंटीग्रल है, लेट मी एक्चुअली इम्प्लीमेंट इंटीग्रल एट दिस पॉइंट, तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड का इंटीग्रल आएगा वो डी यू होगा, और हम डी यू का जब इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी। और राइट साइड का जो इंटीग्रल आएगा वो इंटीग्रल हमारे पास क्यू के ऊपर है। यानी अगर हम ज़ीरो चार्ज के साथ स्टार्ट करते हैं और क्यू चार्ज हम फाइनली कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनेगी। अब डेल्टा वी जो है ये आपको पता है ये कैसे कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, यू इक्वल्स, लेट मी एक्चुअली अगेन राइट इट, क्या हमारे पास रिलेशन होता था Q इक्वल्स सी वी, सो लेट मी राइट इट हेयर। तो हमारे पास होता था Q इक्वल्स सी टाइम्स वी। तो अगर मैं डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो वो Q प्राइम बाई सी बनेगा। Q प्राइम बाई सी इसलिए बनेगा क्योंकि हमारे पास जब डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया था प्लेट्स के दरमियान तो उस वक्त जो चार्ज था हमारे पास वो क्यू प्राइम स्टोर हुआ था। तो अगर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो लेफ़्ट साइड मेरे पास अब बनेगी यू जो एनर्जी स्टोर होती है टोटल फाइनल, और ये हमारे पास राइट साइड एक स्टेप में मैं फिर से यही लिखता हूँ कि हमने चार्ज को ज़ीरो से क्यू तक स्टोर करना है, और ये डी क्यू प्राइम टाइम्स डेल्टा वी प्राइम जो है वो है टाइम टी प्राइम के ऊपर जितना चार्ज स्टोर हुआ था और वो क्यू प्राइम बाई सी था। तो यहाँ पे सी जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि वो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई सी इंटीग्रल 0 अप टू क्यू, और ये अंदर है क्यू प्राइम डी क्यू प्राइम, और जब आप ये इंटीग्रल कैरी आउट करेंगे तो क्यू प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बनेगा, तो ये बनेगा राइट साइड 1 डिवाइड बाई सी इंटू क्यू प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और अब हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई करनी है 0 अप टू क्यू। तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी का फाइनल फार्मूला आता है ये वो फेमस फार्मूला है जो ऑफ कोर्स आप लोग पहले कॉलेज में पढ़ के आए हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c। इट्स पॉसिबल कि कॉलेज में आपने इसको एवरेज वाला मेथड यूज़ करके ड्राइव किया हो, बिकॉज आई डोंट थिंक कॉलेज वाले लेवल पे स्पेशली फर्स्ट ईयर में आपको इंटीग्रेशन को डील करना पड़ता है, तो वहाँ पे जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो एवरेज या ज्योमेट्रिक वे से ड्राइव होते हैं। तो यहाँ हमने इसको इंटीग्रल के फार्मूला से ड्राइव किया। सो दिस इज़ द बेसिक फार्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब आप इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगेन वही फॉर्म जो यहाँ पे हमने यूज़ की है, ये वाला फार्मूला। तो अगर मैं Q की जगह पे C टाइम्स डेल्टा V सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो इसी फार्मूले की एक और इक्विवेलेंट फॉर्म आती है, और अगर आप Q को C पुट करते हैं तो ये बनेगा C स्क्वायर डेल्टा V स्क्वायर बाई 2c, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2
Q टाइम्स C टाइम्स डेल्टा वी स्क्वायर, क्योंकि एक C कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा C टाइम्स डेल्टा वी स्क्वायर। सो दिस इज़ एन अदर फार्मूला। जब किसी चीज़ के एक से ज़्यादा फार्मूलाज ड्राइव किए जाते हैं तो आपको सिंपल सा रूल पता है कि उनका क्या मतलब होता है। उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि दे आर बोथ इक्विवेलेंट। आप उन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा दैट यू हैव। अगर आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दी हुई है और आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने इधर लेफ्ट वाले बॉक्स में लिखा है, और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस दी हुई है तो आप राइट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। So that's it, that's a simple derivation of this formula. But now we have another intuitive question before us. And the question is कि चले एनर्जी तो हमने देख ली कि स्टोर होती है और हमने उसका फार्मूला भी देख लिया, बट नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज़ दिस एनर्जी। आई मीन ये हमारे पास एक डायग्राम है और हमने कहा कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये वाला पार्ट ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एनर्जी है कहाँ। यहाँ पे देखें, अगर इस फार्मूला में जो हमने एनर्जी का ड्राइव किया है तो Q स्क्वायर बाई 2C चार्ज है, कैपेसिटेंस है। इट डजंट टेल अस एनीथिंग वेयर इज दिस एनर्जी स्टोर्ड। जो दूसरा फार्मूला है वो भी कैपेसिटेंस है, वी नो दैट, और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने स्टोर किया हुआ है, जो हमने अप्लाई किया हुआ है। तो सवाल जो है हमारे सामने वो ये है कि वेयर इज़ दिस एनर्जी स्टोर्ड। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए लेट्स गो बैक एंड ब्रिंग बैक द सिंपल फार्मूला, वो सिंपल फार्मूला जो हमने कैपेसिटेंस का ड्राइव किया था। कैपेसिटेंस का स्पेसिफिकली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो था A टाइम एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। आपको याद होगा ये फार्मूला जो है ये कैपेसिटेंस बताता है, और यहाँ हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक रिज़ल्ट इन्फर किया था इस फार्मूला से, और वो रिज़ल्ट था कि जो कैपेसिटेंस है ना वो सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है कैपेसिटर की। इट डजंट डिपेंड ऑन द अप्लाइड फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। इट डजंट डिपेंड ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स क्या होते हैं मैंने तब भी बहुत एक्सप्लेन किया था आपको, लेकिन वो आप फिर से इस फार्मूला में देख सकते हैं। दीज आर द ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के प्लेट्स का एरिया क्या है, उनकी सेपरेशन क्या है, ETC। अब ज़रा आप देखें कि अब अगर हम इन प्लेट्स को, लेट्स से कि प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम रखते हैं लेकिन उनकी सेपरेशन को इंक्रीज़ करते हैं। लेट्स से कि हम जो सेपरेशन है ना वो D से 2D कर देते हैं। तो अगर हम सेपरेशन को D से 2D कर देते हैं तो हमारी जो नई कैपेसिटेंस है, लेट मी कॉल दैट C प्राइम, वो क्या हो जाएगी A एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2D, और A एप्सिलॉन बाई D जो है हमारी पुरानी कैपेसिटेंस थी। तो अब हमारे पास जो नई कैपेसिटेंस आई है C प्राइम वो 1 डिवाइड बाई 2C हो गई है। विच मीन्स कि अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स को के दरमियान जो फासला है वो इंक्रीज़ कर देते हैं 2 टाइम्स, तो जो कैपेसिटेंस है वो 1 डिवाइड बाई 2C हो गई है, कैपेसिटेंस कम हो गई है। अब अगर अब कैपेसिटेंस कम हो गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है इन दोनों फार्मूलाज में जो हमने इस एनर्जी के लिए ड्राइव किए हैं, उन पोटेंशियल जो हमारे पास एनर्जी है वो इस कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कैपेसिटेंस चेंज होती है तो एनर्जी चेंज होती है। दैट गिव्स अस अ वेरी गुड इनसाइट कि ये जो एनर्जी है ये कहाँ पे स्टोर है। तो समहाउ ये एनर्जी जो है ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्टोर है। प्लेट्स के दरमियान ऑफ कोर्स हमारे पास वॉल्यूम बनता है कुछ, तो वो जो स्पेस है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एनर्जी वहाँ पे स्टोर होती है। अब हमें ये भी पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ऑफ कोर्स उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। तो समटाइम्स इसको यूँ भी कहा जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स के दरमियान या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है हमारे पास उसके अंदर स्टोर होती है। तो ये जो एनर्जी है ना ये उस रीजन में स्टोर होती है जिस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इट डजंट स्टोर ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और ऑन द कैपेसिटर, ऑल्दो इसको हम कहते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बट इट्स द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ऑफ कोर्स वो रीजन जो है वो वॉल्यूम जो है वो कैपेसिटर का ही वॉल्यूम है जो उसकी प्लेट्स कवर करती हैं, तो शायद इसलिए इसको रेफर किया जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बट प्रिसाइजली
it is the energy stored between the plates of the capacitor. Between the plates means the region between the plates. So now we got all the answers. We have a formula for energy stored in a capacitor, और हमें ये भी पता चल गया कि एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है। अब यहाँ से हम चूँकि कैपेसिटर की प्लेट्स का कुछ एरिया भी है और उनके दरमियान कुछ डिस्टेंस भी है, तो ये जो रीजन बनता है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, इट हैज़ सम वॉल्यूम v विच इज़ इक्वल टू a टाइम्स d। सो लेट मी राइट इट। सो जो वॉल्यूम है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, लेट मी राइट इट v। और आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जहाँ भी पोटेंशियल आ रहा है ना, हम उसके लिए डेल्टा v यूज़ कर रहे हैं। तो ये v वॉल्यूम है और ये किसके इक्वल है, a टाइम्स d। a जो है वो प्लेट्स का एरिया है कैपेसिटर की, और d जो है वो उनके दरमियान सेपरेशन है। तो यहाँ से हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, और इसको डिफ़ाइन किया जाता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। हमने एनर्जी स्टोर्ड जो लिखी है ना वो U से लिखी है, तो ये है इसकी डेफिनेशन एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से लिखा जाता है। अब मेरा बड़ा U भी जो है ना वो स्मॉल u की तरह है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। लेट मी यूज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो लेट्स यूज़ दिस सिंबल। ये जो है ना अब स्मॉल u है और ये हमारे पास है कैपिटल U डिवाइड बाई v। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि चले यूँ कह लें कि जो मेरा स्मॉल u है उसकी 2 टांगें हैं और जो कैपिटल U है उसकी एक ही टांग है। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन है। तो हम एनर्जी डेंसिटी का भी एक फार्मूला लिख सकते हैं, और एनर्जी डेंसिटी का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो हमें सिंपली जो ऊपर हमने फार्मूला ड्राइव किया है पोटेंशियल एनर्जी का, उस वाले फार्मूला में उसकी फार्मूला की वैल्यू पुट करके वॉल्यूम पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी का या एनर्जी का फार्मूला लिखें तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या बनेगी, हमारे पास फार्मूला था हाफ c टाइम्स डेल्टा v स्क्वायर, ये राइट साइड वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइड बाई वॉल्यूम है जो a टाइम्स d के बराबर है। और अब अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाली एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d, अगर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें तो जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आता है ना, फाइनल फॉर्म आती है वो आती है ओके 2 टांगों वाला u। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो इक्वल आएगा u, और ये हमारे पास आती है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, और साथ में आती है डेल्टा v डिवाइडेड बाई d होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब एक दफ़ा आपके पास एनर्जी आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपके पास एनर्जी डेंसिटी मौजूद हो बिकॉज इट कवर्स सम वॉल्यूम, किसी रीजन में जो स्टोर एनर्जी होती है, और आपको कहा जाए कि आप इस एनर्जी डेंसिटी से एनर्जी कैलकुलेट करें, तो आप इससे रिवर्स गियर लगा के यानी इस वाले फार्मूला से ऊपर वाले फार्मूला तक भी पहुँच सकते हैं। जब एनर्जी डेंसिटी जो है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी अगर एनर्जी डेंसिटी दी हुई है तो उसको वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। तो इसी फार्मूले को आप एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा v बाई d है, ये वाली क्वांटिटी, ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन है। तो इसी फार्मूला को आप एनर्जी डेंसिटी को आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, जो बहुत फेमस रिलेशन है। और ये रिलेशनशिप आपको ये बताता है कि अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, चार्ज ना हो, कैपेसिटेंस ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, तो आप उसकी एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज़रा रिवर्स गियर लगाएं, आपने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर ली तो ऊपर वाले फार्मूला में एनर्जी डेंसिटी की जो डेफिनेशन है, जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उधर से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दफ़ा आपके पास एनर्जी आ गई तो एनर्जी से आप कैपेसिटेंस और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, या कैपेसिटेंस और चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द पॉइंट बीइंग कि जो आप एक से दूसरा फार्मूला ड्राइव करते हैं ना, दे ऑलवेज गाइड यू टूवर्ड्स समथिंग, दे आर ऑलवेज रिलेटेड, विच मीन्स कि अगर सिर्फ आपके पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और आप उधर से स्टार्ट करते हैं, तो थ्रू थिंकिंग यू शुड बी एबल टू रिलेट ऑल दीज क्वांटिटीज़ एंड शुड बी एबल टू कैलकुलेट ऑल दीज क्वांटिटीज़।
बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड, आप एक से ही दूसरे को कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फाइनल वर्ड में इसके ऊपर बता दूं, जब इस फार्मूला को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो मैं इस केस में हमने ये अज्यूम किया है कि जो कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बट दिस फार्मूला इज़ जनरल, इट्स एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। बट देन यू कैन आस्क कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक चीज़ जो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ड्राइव की है वो जनरल कैसे है। मीनिंग कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसकी एक ख़ास ज्योमेट्री है, ख़ास शेप होती है, ख़ास कंडीशंस वो फॉलो करता है। देन हाउ वी कैन से कि ये फार्मूला जो है ये इट्स वैलिड फॉर एवरीथिंग। सो हिज लिमिटेशंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसकी फॉर्म में हमने ये फार्मूला लिखा है वो कांस्टेंट होता है। टेक आउट द फील्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द प्लेट, जिसको आप फ्रिंजिंग फील्ड के नाम से जानते हैं, जो थोड़ा सा कर्व हो जाता है, उसको अगर आप इग्नोर कर दें, जो आप जनरल केसेस में यहाँ पे एटलीस्ट बेसिकली हम अंडरस्टैंडिंग के लिए इग्नोर ही करेंगे, तो अगर आप फ्रिंजिंग फील्ड को इग्नोर कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर की प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट ना हो, लेट्स से यू वांट अप्लाई इट टू अ ज्योमेट्री ऑफ और अ कैपेसिटर ऑफ एनी शेप, तो फिर ये क्या होगा, फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा। और अगर फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। लेकिन अगर फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है Q/r² होता है, तो K भी कांस्टेंट है, चार्ज भी जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, तो इट कैन ओनली डिपेंड ऑन डिस्टेंस। सो द बेस्ट इट कैन डू इज़ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इट कैन बी, लेट मी राइट इट इन बेटर वे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ R। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड R का फंक्शन है तो हमारे पास जो U है, दिस एनर्जी डेंसिटी, दो टांगों वाला U जो है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बजाते खुद R का फंक्शन हो जाएगा। मीनिंग अगर R का फंक्शन है तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट ओवर R, बट स्टिल द फार्मूला हैज़ बीन जनरलाइज्ड। ओके, फार्मूला अब आप किसी भी कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो यू सी यू कैन drive some simple formula and then easily generalized it by including some complications जो हमने पहले derivation में ignore कर दी थी। You need to get used to it. These are the basic things. I mean, that's the way this at least physics works or the science works, like how you make your problem step by step complicated by invoking more things which are more realistic. Anyway, तो that's it. यहाँ पे हमारा ये एनर्जी डेंसिटी वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। Now I quickly want to solve some problems for you. तो दो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं बुक के अंदर 30.6 और 30.7, जिनको जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आई मीन आई हैव गॉन थ्रू द एक्सरसाइजेस, आई एम गोना सॉल्व सम एक्सरसाइजेस फॉर यू टू। लेकिन ये जो दो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं दे आर रियली गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, सो लेट्स फर्स्ट गो थ्रू देम। So this is sample problem 30.6 and let's first read its statement और फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास है, 3.55 माइक्रोफैरड कैपेसिटर C1 is charged to a potential difference delta V naught using a battery. The charging battery is then removed and the capacitor is connected as shown in the figure to an uncharged 8.95 microfarad capacitor C2. After the switch S is closed, charge flows from C1 to C2 until an equilibrium is established with both capacitors at the same potential difference delta V. What is this common potential difference? This is the first thing that we are supposed to find. And secondly, what is the energy stored in the electric field before and after the switch S in figure 30.11 is closed? Okay, तो before I explain this statement to you, I mean which I believe you have understood, मैंने ये टॉपिक को नाम दिया हुआ था energy stored in a capacitor. Again, it's if you wanna call it mistake or the mistype on my behalf, अगर आप बुक के अंदर देखेंगे ना तो उन्होंने energy stored in capacitor नहीं लिखा, उन्होंने energy stored in electric field लिखा हुआ है. So you see the book doesn't make mistakes. Book is very precise. इट्स इवन बुक के अगर आप टॉपिक के नाम को भी देखते हैं तो दे हैव क्लियरली रिटन कि भाई ये एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही है। प्लीज़ डू नॉट एसोसिएट इट विद द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज जस्ट समथिंग, सम डिवाइस विच इज़ कॉजिंग
electric field in some region. So book is being very precise, okay? So this was a mistake on my part, but that's how we generally call it. But I have still explained it to you कि ये electric field के अंदर energy है, capacitor के अंदर नहीं है. Now, तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास सिचुएशन ये है कि दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, जैसा कि आप देख सकते हैं. और इनिशियली जो किसी बैटरी की वजह से उस बैटरी की वोल्टेज हमें मालूम है. जो कैपेसिटर C1 है ना, ये फुली चार्ज है, तो इसके ऊपर Q0 चार्ज है. फिर जो है बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, एक दूसरा कैपेसिटर C2 कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर इस स्विच के ज़रिए. अब ये सर्किट जो है ये कंप्लीट सर्किट है. दिस इज़ व्हाट वी वांट टू यूज़. अब जब स्विच एस को क्लोज किया जाता है तो ऑफ कोर्स C1 फुली चार्ज है, तो वो करंट रेगुलेट करेगा सर्किट के अंदर. और होता यूँ है कि C2 जो है वो C1 जो है वो C2 को चार्ज करता है और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब ये है कि अब सिस्टम में मज़ीद कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. ओके तो हमारे पास एक बात तय है कि जो टोटल चार्ज था ना इनिशियली Q0, अब वो क्या होगा, चार्ज जो पहले कैपेसिटर के ऊपर है प्लस टोटल चार्ज जो दूसरे कैपेसिटर के ऊपर है. और अब हम इधर से सॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है अब दोनों कैपेसिटर्स का, जो हमने कैलकुलेट करना है. ओके और ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है, व्हाट इज़ दिस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, विच मीन्स दैट कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है. तो हमने ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो Q0 जो था ये इनिशियल चार्ज था जिसके लिए पोटेंशियल डेल्टा V था. तो हम यहाँ पे, और इस वक्त जो ओरिजिनल जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी वो भी हमें दी हुई है 3.55 माइक्रोफैरड. तो हमारे पास Q इक्वल CV होता है, तो ये बन जाएगा C टाइम्स डेल्टा V. तो Q0 जो है ये बन जाएगा C1 टाइम्स डेल्टा V. इसी तरह आप Q2 को भी लिख सकते हैं. Q2 जो है वो हमारे पास Q0 जो है वो C1 टाइम डेल्टा V था, डेल्टा नॉट था सॉरी. और जो Q1 है वो अब हमारे पास क्या बनेगा, C1 टाइम्स डेल्टा V प्राइम कह लेते हैं. ये वो है जो हमने कैलकुलेट करना है. और सिमिलरली जो C2 है जिसकी वैल्यू अगेन हमारे पास दी हुई है वो बनेगा C2 टाइम्स डेल्टा V प्राइम. मैं इनको दोनों को डेल्टा V प्राइम कह रहा हूँ बिकॉज इट्स अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस. तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं डेल्टा V प्राइम के लिए. छोटी सी एग्जांपल्स थी, हम इन बुक के अंदर सॉल्व्ड है, बट आई वांटेड टू सॉल्व इट जस्ट टू शो यू कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो ये वाला था कि चार्ज कंजर्वेशन को हम यूज़ करें, क्योंकि चार्ज जो स्टोर हो चुका है वो तो सर्किट के अंदर मौजूद है, वो तो कहीं भाग नहीं सकता. तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा V कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 टाइम्स डेल्टा V नॉट, ओरिजिनली जिस पोटेंशियल से चार्ज किया गया था. और अब अगर आप C1 और डेल्टा V नॉट और C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जो डेल्टा V2 है वो हमारे पास आता है 1.79 वोल्ट. तो ये वो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है जो अब हर कैपेसिटर जो है वो फील कर रहा है. तो हमने कैलकुलेट कर लिया. जो दूसरी चीज़ थी व्हाट इज़ द कॉमन, दूसरी चीज़ थी व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द स्विच एस इज़ क्लोज्ड. तो जो एनर्जी पहले स्टोर होगी, लेट्स कॉल दैट एनर्जी, एक टांग वाला UI लिखने लगा हूँ मैं, तो वो था UI इक्वल्स, ये इनिशियल था. और आप देखेंगे हमारे पास कैपेसिटेंस दी हुई है और डेल्टा V दिया हुआ है, तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें C और डेल्टा V आते हैं. और ये मेरे ख्याल में था हाफ CV स्क्वायर. लेट मी डबल चेक. तो या तो ये था हाफ C और C1 था और डेल्टा V नॉट हमने इसको कहा हुआ है. तो आप जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एनर्जी आती है 70.5 माइक्रोफैरड. तो ये है 70.5 माइक्रोफैरड. सिमिलरली जब आप UF कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारे पास अगेन फाइनल जो है अब दो कैपेसिटर्स हैं, तो ये बन जाएगा हाफ C1 डेल्टा V प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ C2 डेल्टा V प्राइम स्क्वायर. डेल्टा V प्राइम स्क्वायर आ रहा है दोनों टर्म्स में बिकॉज इट्स द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस. तो आप C1 की वैल्यू भी है, C2 की वैल्यू भी है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एनर्जी आती है 20 माइक्रोजाउल. अब सवाल ये है कि इनिशियल एनर्जी तो थी वो 70 माइक्रो फेरड थी. ओके इसको फेरड नहीं होना चाहिए, इसको जाउल होना चाहिए बिकॉज एनर्जी के यूनिट्स जाउल हैं. तो लेट मी राइट इट माइक्रो जाउल, और दूसरा मैंने सही लिखा है पहले ही. तो हमारे पास
इनिशियल एनर्जी तो थी वो 70.5 माइक्रो जाउल थी, और जो फाइनल एनर्जी है वो 20 माइक्रो जाउल है। तो ये 50 माइक्रो जाउल किधर चले गए? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सोचे तो ऑफ कोर्स बुक के अंदर जवाब दिया हुआ है, बट आई वांट यू टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट। Energy just cannot go or vanish anywhere, you know that it's energy conservation, तो it must go somewhere within this circuit। तो of course जब करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी जो है वो डिसिपेट हुई है सर्किट के अंदर, और डिसिपेशन का जो मेन सोर्स है सर्किट्स के अंदर वो हीट है। तो 50 जाउल जो है वो सिर्फ हीट में डिसिपेट हो गई है एज द करंट ran through the circuit when capacitor C1 tried to regulate the circuit, which means कि जब कैपेसिटर C1 ने सर्किट में करंट को कंट्रोल करना शुरू किया, which means उसको फ्लो करवाना शुरू किया, तो 50 जाउल तकरीबन देखें कितने परसेंट, 50% से ज़्यादा एनर्जी जो है वो सिर्फ ज़ाया हो गई है। सो एनर्जी वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आई मीन दैट गिव्स अस सम आइडिया हाउ एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड इन रियल सर्किट्स। लेट्स नाउ गो ऑन टू 30.7 व्हिच इज इंटरेस्टिंग। सैम्पल प्रॉब्लम 30.7 इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, और ये स्टेटमेंट हमें कहती है कि एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर whose radius r is 6.8 centimeter carries a charge q of 1.25 nanocoulombs. That's it. That's all we have been given. And now first thing that we need to calculate is how much energy is stored in the electric field of this charged conductor. We also need to understand this thing कि ये क्या क्या रहा है। Second thing जो हमने कैलकुलेट करनी है, what is the energy density at the surface of the sphere, and finally what is the radius r naught of an imaginary spherical surface that such that 1/2 of the stored potential energy lies within it. No diagram, nothing. And this is where your understanding comes into play, and that's why I picked this problem. I mean, my problems जो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स में सॉल्व करता हूँ, they are very selective. I literally have to go through every single problem, चाहे वो सैम्पल प्रॉब्लम है, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे प्रॉब्लम्स है। I read them, I can see कि मैं कौन से इजली सॉल्व कर सकता हूँ, I can see कि कौन से प्रॉब्लम है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। I only pick those problems जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनमें आपको सोचना पड़ता है, जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। So this is one of those problems, and even though it was a sample problem, but I had to do it. So हमें सिर्फ ये कहा गया कि an isolated conducting sphere whose radius r is 6.685 centimeters. So let me just try and make a sphere so that you could understand what is going on here. Okay, this is more of an ellipse. Now ये हमारे पास एक स्फीयर है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है that is given to us, तो ये हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। अब सवाल ये है कि how is this a capacitor? Before you solve the problem, I mean, we don't want to solve the problem, we want to make sense of the problem, we want to understand the problem. जवाब निकालना तो शायद मुश्किल ना हो, बट जवाब निकाल के आप करेंगे कि आप अब तक मेरे ख्याल में जवाब ही निकालते आए हैं, और अब तक अगर आप प्रॉब्लम नहीं हल कर सकते तो उसका एक ही मेन रीज़न है कि यू हैव बीन ट्राइंग टू गेट द आंसर, यू हैव नॉट बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैव बीन गिवन टू यू। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग वो चीज़ है जिसको आप एक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेंगे तो शायद 50 और उस अंडरस्टैंडिंग से करने के काबिल हो जाएं, लेकिन अगर आप जवाब लाना चाहेंगे तो जवाब 50 के आपको लाने पड़ेंगे और समझेंगे कुछ भी नहीं। तो हाउ डज दिस मेक सेंस? तो लेट मी रेफर इट बैक टू द स्फेरिकल कैपेसिटर। मैंने पहले लेक्चर में आपको स्फेरिकल कैपेसिटर करवाया था। लेट मी राइट कैपेसिटेंस फार्मूला फॉर दैट, और स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए था लेट मी राइट इट CSPH। मैंने तब C ही यूज़ किया था, अब मैं SPH इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि मैं स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। और इसका हमने फार्मूला ड्राइव किया था 4 पाई टाइम्स एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला था। अगर आपको याद नहीं है तो A और B जो है ना, ये रेडियाई थे उस स्फेरिकल कैपेसिटर के। होता क्या है, लेट मी एक्चुअली ट्राई टू मेक अ डायग्राम। अगर आपको याद नहीं है तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने क्या कहा था कि हमारे पास इनर स्फीयर है, शेल है, यूँ कह लें, उसके ऊपर चार्ज है और उसका रेडियस R है। फिर हमारे पास आउटर शेल है और उसका रेडियस जो है वो B है। तो उसकी हमने कैपेसिटेंस फाइंड की थी, ये वाली।
अब जो है ना इस प्रॉब्लम में हमें ये आउटर जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है सर्कल या सफेरिकल शेल, ये नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि हमारे पास एक रेडियस आर का सफ़ेयर और हाउ, और फिर ये कहा गया है कि वो आइसोलेटेड कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग सफ़ेयर है जिसका रेडियस ये है और चार्ज उसके ऊपर दिया हुआ है। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सवाल ये है कि अगर ये कैपेसिटर ही नहीं है तो एनर्जी स्टोर्ड कैसे होगी। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इट्स अ कैपेसिटर जिसके लिए ये जो आउटर हमारे पास शेल है ना इसको इन्फिनिटी पे लिया जाता है। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला था। अगर हमने इसको आइसोलेटेड कैपेसिटर बनाना है तो जो आउटर शेल है उसके रेडियस को इन्फिनिटी करना पड़ेगा, विच मीन्स दैट कि वट वी वांट टू डू इज़ बी गोज़ टू इन्फिनिटी। अगर बी इन्फिनिटी हो जाए तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर बन जाएगा और ये आइसोलेटेड कैपेसिटर बन जाएगा, उसकी स्टिल कैपेसिटेंस होगी। तो ये हमारे पास इस केस में आप डिनोमिनेटर से b को कॉमन लें और फिर a बाई बी जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो c सफेरिकल है ये हमारे पास रह जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स a। और इस हमारे केस में अब चूँकि हमारा ये ब्लू वाला जो सफ़ेयर आपको नज़र आ रहा है उसका रेडियस जो है वो r है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या बन जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस ब्लू सफ़ेयर। ये वो कैपेसिटेंस उस सफ़ेयर की है जो हमें इस एग्जांपल में दिया हुआ है। ये पार्ट जो है ये बुक इंदर साफ नहीं किया हुआ, मैं इसको कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बुक जस्ट अज्यूम्स कि आप यू कैन फिगर इट आउट एंड यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है एनर्जी स्टोर का, अब हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई है, चार्ज दिया हुआ है, तो हम एनर्जी स्टोर का पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले वाले से मुराद के जो मैंने 2 डिराइव किए थे, तो ये बनता है q² बाई 2c। q भी दिया हुआ है, c हमने लिख लिया है। तो हम कैन राइट द फाइनल आंसर फॉर दैट। आप सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 103 नैनो जाउल्स। तो ये एनर्जी हमारे पास आती है 103 नैनो जाउल्स। पॉइंट बीइंग कि आप जस्ट ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें इस फार्मूला में, चार्ज की भी कैपेसिटेंस की कर सकते हैं क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, तो ये 103 नैनो जूल आएगा। तो इतनी एनर्जी स्टोर होती है जी इस कंडक्टिंग सफ़ेयर में, ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है रेडियस कैपिटल आर का। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ द एनर्जी डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एनर्जी डेंसिटी इज जस्ट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, आपने पर यूनिट वॉल्यूम लेना है, और वॉल्यूम जो हमारे पास है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम होता है। तो पहला तरीका तो ये है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इससे जस्ट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा तरीका ये है कि आप सफ़ेयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है। देखें मैंने एनर्जी डेंसिटी के भी आपको 2 फार्मूलाज ड्राइव करवाए थे। लेट मी शो इट टू यू दीज 2 फार्मूलाज, एक्चुअली 3 फार्मूलाज। पहला जो फार्मूला है ना वो ये वाला है, बेसिक डेफिनेशन। तो आपने एनर्जी यू कैलकुलेट कर ली है, उसमें v को सब्स्टिट्यूट कर दें, v से डिवाइड कर दें तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। दूसरा फार्मूला है डेल्टा v और d की फॉर्म में, जो हम नहीं यूज़ कर सकते ना डेल्टा v है ना d है, इट्स नॉट अ कैपेसिटर। थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला जो है ना इससे जनरल, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन बीइंग कि आपको सिर्फ ई चाहिए, तो ई कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो इस सेकंड पार्ट को आप 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला यही है कि 103 को उसके वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, जो आप कैलकुलेट करेंगे बाई यूजिंग 4/3 पाई आर क्यूब, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिस इज़ पार्ट बी, और एनर्जी डेंसिटी जो है ये 2 टांगों वाला u है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया था u डिवाइड बाई v, पहला तरीका, या फिर दूसरा तरीका था 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई स्क्वायर। तो अब हमें चार्ज दिया हुआ है, तो आप सफ़ेयर की सरफेस के ऊपर ई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर चार्ज दिया हुआ है तो ई एक्चुअली बिकम्स वेरी ईजी टू कैलकुलेट। एंड लेट मी शो कि आप इस ई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एनी गिवन चार्ज ई इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल आर है तो ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका स्क्वायर लेंगे और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल्स। द फाइनल आंसर इज 25.4 माइक्रो जूल्स पर मीटर क्यूब। सो आई एम गोना राइट इट फॉर यू। जो मेरा होल पर्पस था इस प्रॉब्लम को पिक करने का वो ये था कि आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ, आपको समझा सकूँ। तो ये है जी 25.4 माइक्रो। Now this is gonna get funny, so let's
राइट इट माइक्रो जाउल्स पर मीटर क्यूब। ओके, अब ज़रा मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आप देखें कि मेरा माइक्रो और ये जो दो टांगों वाला यू मैंने लिखा था ना, एनर्जी डेंसिटी वाला, ये दोनों सिंबल्स सेम है। ओके, सो एक्चुअली ये दोनों माइक्रो ही हैं, सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है मैं यू के नीचे वो टांग खींच देता हूँ तो कैपिटल यू लिखने में प्रॉब्लम था। तो जस्ट रिमेंबर दैट कि ये वाला जो u है ना, ये वाला जो u है, इट्स माइक्रो विच इज़ 10⁻⁻⁶ इट्स प्रीफिक्स, जो आप जानते हैं छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हैं, तो इट्स माइक्रो। ओके, और ये वाला जो u है ये है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। तो दोनों में प्लीज़ आप फ़र्क रखिएगा। तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। तीसरी चीज़ जो है ना, नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। ओके, तीसरा जो है, लेट्स गो बैक एंड रीड इट। तीसरा हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द रेडियस आर नॉट ऑफ एन इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस सच दैट 1/2 ऑफ द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी लाइज विद इन इट। जस्ट ट्राई टू टेक अ मिनट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये हमें क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द रेडियस आर नॉट ऑफ एन इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस such that 1/2 of the energy stored 1/2 of the stored potential energy lies within it। ओके, ये मैंने आपको जो ग्रीन लाइन थी ना, ये वाली, ये मैंने आपको दिखाई थी सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटर जो हमने टॉपिक पढ़ा था पहले लेक्चर में, उसको समझाने के लिए। अब ये हमें ये कह रहा है कि चूँकि हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर है, सिर्फ ये जो ब्लू सफ़ेयर है ये है, इसके बाहर कोई चीज़ नहीं है, और अगर आप इसको स्फेरिकल कैपेसिटर मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे बताया था b गोज़ टू इन्फिनिटी, विच मीन्स कि ग्रीन लाइन जो है ये मौजूद है बट इन्फिनिट फासले के ऊपर मौजूद है। अब अगर ये इन्फिनिट फासले के ऊपर मौजूद है तो ऑफ कोर्स इट्स स्टिल लाइक द सेकंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। और एनर्जी हमने क्या कहा था, एनर्जी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अब अगर एक प्लेट जो है ये ब्लू है और दूसरी प्लेट जो है वो ग्रीन है और ग्रीन इन्फिनिटी के ऊपर है, तो इसका मतलब है इस ब्लू लाइन से लेके इन्फिनिटी तक इंटायर स्पेस जो है दैट इज़ अ कैपेसिटर, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और उसमें एनर्जी भी स्टोर हो सकती है। सो हैविंग सेड दैट, ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड कर ली कि इस पूरी स्पेस में एनर्जी स्टोर्ड है। तो अब सवाल ये पूछता है कि वो फासला कैलकुलेट करें अराउंड दिस ब्लू सफ़ेयर जहाँ पे आधी एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी स्टोर होती है ना, उसका आधा उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ये है, लेट मी राइट द कंडीशन फॉर यू। तो हमारे पास, अगर हमारे पास डी यू जो है वो एनर्जी स्टोर होती है इस ब्लू लाइन के अराउंड किसी रीजन के अंदर, तो हमने डी यू देखना है सच दैट द टोटल एनर्जी विच लाइज इन द रीजन। ओके, मेरे पेज भी यहाँ पे मुक गए हैं। जो कंडीशन है ना हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो एनर्जी है अगर वो डी यू है किसी भी रीजन के अंदर, दिस इज़ द पार्ट सी एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर हमारे पास डी यू जो है वो टोटल एनर्जी है जो स्टोर होती है, तो हम ये कर रहे हैं कि ये जो डी यू है ये इस सफ़ेयर के बाहर, सफ़ेयर के रेडियस आर से लेके आर नॉट तक जितनी एनर्जी स्टोर होती है, ओके, दैट इज़ 1/2 ऑफ द एनर्जी stored from R to infinity. So this is actually the condition that is given in the problem. एक दफ़ा फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास ये दो सफ़ेयर हैं। लेट मी गो अप टू शो सम पार्ट ऑफ द सफ़ेयर। तो हमारे पास ये दो सफ़ेयर हैं, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, तो ब्लू और इन्फिनिटी के दरमियान एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। ओके, लेट्स से वो एनर्जी यू है। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि जो एनर्जी यू टोटल स्टोर है उसका आधा इस ब्लू सफ़ेयर के बाहर, अगर आप एक और इमेजिनरी सफ़ेयर लें जिसका रेडियस आर नॉट हो, उसमें स्टोर होनी चाहिए। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि अगर तब चौके मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैंने इसको यू को, टोटल एनर्जी को डी यू कर दिया है। तो उस एनर्जी जितनी टोटल है स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो आर से स्टार्ट होती है इनर रेडियस, और इमेजिनरी सफ़ेयर का रेडियस आर नॉट इस रीजन के अंदर, स्मॉल रीजन के अंदर, दैट रीजन इज़ गोना बी समवेयर लेट्स से हियर। ओके, तो इस रीजन के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो टोटल एनर्जी का आधा है। तो टोटल एनर्जी अगर यू है तो आप देख लें कि ये टोटल एनर्जी आर से इन्फिनिटी तक टोटल एनर्जी स्टोर हो रही है, और उसका आधा जो है, इस टोटल का आधा जो है वो किधर स्टोर हो रहा है, आर से आर नॉट के दरमियान। तो अब हमने ये कंडीशन लगानी है, डी यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
डी यू सिंपल है, आपने एनर्जी डेंसिटी और डी यू का रिलेशन पढ़ा है। लेट मी राइट इट फॉर यू, सो लेट्स गो अप। तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होती है, u डिवाइड बाई v। तो यहाँ से हमारे पास जो डी यू आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रल u dv, और u जो है वो क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स e स्क्वायर, और dv जो है ये क्या बनेगा 4 पाई r स्क्वायर dr। ये हमारे पास वॉल्यूम बनेगा। और चूँकि हम r पहले यूज़ कर चुके हैं तो इसको हम r प्राइम कर देते हैं और ये इसका आ जाएगा इंटीग्रल। तो ये हमारे पास आती है जी डी यू की वैल्यू। ओके, तो इस इक्वेशन को, इस फार्मूला को हमने इस ऊपर वाली कंडीशन में पुट करना है दोनों साइड्स के ऊपर। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट्स मुख्तलिफ आएंगे। तो लेट्स राइट इट। तो हमारे पास ये बनेगा r से r नॉट तक, और उसके बाद है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और e की वैल्यू जो है वो हमें पता है क्या होती है, इस k q डिवाइड बाई r स्क्वायर, और फिर 4 पाई, लेट्स कॉल दिस r प्राइम। तो ये बन जाएगा 4 पाई r प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम, और फिर आप राइट साइड पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, इस केस में 0 अप टू इन्फिनिटी, और फिर ये सारी टर्म जो है यानी 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई आर प्राइम स्क्वायर, और फिर 4 पाई आर प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम, ये आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं आप देख रहे हैं कि बहुत सारी टर्म्स जो हैं, ऑल द कांस्टेंट फैक्टर्स दे विल कैंसल आउट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेट मी राइट द रिजल्ट फॉर यू। तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है हमारे पास 1 डिवाइड बाई आर, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बनेगी 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर नॉट, जो आप सिंपली देख रहे हैं जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, इक्वल्स 1 डिवाइड बाई 2 आर। I mean I can see it, it's straight forward for me, क्योंकि राइट साइड पे 1 डिवाइड बाई 2 आर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये 1 डिवाइड बाई 2 का एडिशनल फैक्टर जो है ये बाहर है, अंदर वाली सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और आर नॉट जो है वो हमारे पास इक्वल आता है 2 आर के, और ये है हमारे पास 13.7 सेंटीमीटर, 13.7 सेंटीमीटर। अब हमने रिज़ल्ट को निकाल लिया है। लेट्स नॉट जस्ट इग्नोर इट, लेट्स थिंक ऑन इट फॉर अ मोमेंट, क्योंकि ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है। मैंने कहा था कि हमारा जो कैपेसिटर है ना वो इस इनर ब्लू सफ़ेयर के बाहर इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, लेकिन ये आंसर हमें सिर्फ ये बता रहा है कि उस इन्फिनिटी तक फैले हुए रीजन में जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है उसका आधा सिंपली इस सफ़ेयर के बाहर स्टोर हो जाता है 13 सेंटीमीटर तक। सो दिस इज़ ह्यूज रिज़ल्ट, विच मीन्स कि जो रीजन इनर सफ़ेयर के अराउंड है, करीब करीब है, तकरीबन सारी एनर्जी जो है, आधी अगर इधर स्टोर हो गई है तो बाकी एनर्जी भी इसके करीब करीब ही जाएगी ना। तो ज़्यादातर एनर्जी जो है वो इस इनर सफ़ेयर के बाहर स्टोर हो रही है, बेशक आप आउटर रीजन को इन्फिनिटी के ऊपर ले भी लें। And that's why it makes sense to consider it as an isolated capacitor, क्योंकि दूसरा जो प्लेट है इन्फिनिटी के ऊपर वो कोई ज़्यादा इतना रोल नहीं प्ले कर रही। Anyway, so this was a wonderful example जो मैं सॉल्व करना चाह रहा था। Now let's move on and just quickly study the effect of capacitor, effect of dielectric inside plates of capacitor। तो डाइइलेक्ट्रिक जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, होपफुली लास्ट चैप्टर था वो। ओके, और हमने ये देखा था कि जब डाइइलेक्ट्रिक जो है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में वो कम हो जाता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और डाइइलेक्ट्रिक जो है वो उस फील्ड को चेंज करेगा, ऑफ कोर्स जैसा कि हम पढ़ के आए हैं उसको कम करेगा। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। उस फ़र्क को क्या फ़र्क पड़ता है हम स्टडी करना चाहते हैं। तो
दो मेन कैटेगरीज आती हैं इसमें। पहली कैटेगरी ये है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो बैटरी चूँकि कैपेसिटर के साथ पहले से कनेक्टेड थी, तो आप बैटरी को कनेक्ट ही रखते हैं जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। दूसरा केस ये बनता है कि आप जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं ना कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो पहले बैटरी को आप डिसकनेक्ट कर देते हैं, विच मीन्स कि आपने बैटरी चार्ज कनेक्ट की हुई थी कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर चार्ज हो गया था, फिर आपने बैटरी डिसकनेक्ट कर दी और फिर उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। दोनों केसेस में जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन दोनों केसेस में जो फिनोमेना है ना वो डिफरेंट है। रिजल्ट सेम है कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है चाहे बैटरी कनेक्टेड हो और आप इंसर्ट करें डाइलेक्ट्रिक को, चाहे बैटरी डिसकनेक्टेड हो और आप इंसर्ट करें, लेकिन जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, जो एक्सप्लेनेशन है वो मुख्तलिफ है। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। इट्स वेरी शॉर्ट टॉपिक, स्मॉल टॉपिक। तो ये हमारे पास पहला केस है जब बैटरी कनेक्टेड है। तो आप ये पहले वाली डायग्राम आपको दिखा रही है कि कैपेसिटर जो है उसकी प्लेट्स के ऊपर कुछ चार्ज है और बैटरी जो है वो डेल्टा वी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है प्लेट्स के दरमियान। राइट वाली डायग्राम में दिखाया गया है कि जो बैटरी है, अब जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो इंसर्ट कर दिया गया है और बैटरी वैसे ही कनेक्टेड है। अब हमने पढ़ा था कि लास्ट चैप्टर में कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, ज़रा आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आपने गौर करना है, दीज आर जस्ट थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड था किस वजह से? चार्ज की वजह से चार्ज कम होता है। तो चूँकि बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मोर चार्ज जो है और चार्ज जो है वो भेज जाती है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास हो क्या रहा है, जो चार्ज है ना इनिशियल अगर Q था तो अब फाइनल जो है वो Q प्राइम बन रहा है। Q प्राइम चार्ज जो है अब वो पहले वाले चार्ज से ज़्यादा है। अब हमने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जब बैटरी कनेक्ट की जाती है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है वो हमारे पास क्या आती है, अगर E प्राइम जो है वो नया इलेक्ट्रिक फील्ड हो जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, और अगर E हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया गया था, जैसे ये लेफ्ट वाली डायग्राम में है, तो जो कमी आती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में वो E डिवाइड बाई KE होता है। KE जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगेन लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है, गुड इनफ। लेकिन चूँकि बैटरी कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो E है हमारे पास, ये क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट्स का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बैटरी चूँकि कनेक्टेड है तो बैटरी क्या करती है और चार्ज भेज देती है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो E है वो इसमें Q के थ्रू भी चेंज हो रहा है। तो जो हमारा नया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इक्वेशन के थ्रू चेंज हो रहा है कि जो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कम करता है, लेकिन जो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बजाते खुद चेंज हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखना ये चाहते हैं कि जो नया चार्ज है और जो पुराना चार्ज है यानी Q प्राइम और Q के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। तो इस E प्राइम को आप लिख सकते हैं अब दो चीज़ों की फॉर्म में, और दो चीज़ें वो हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हम पहले ही देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी कमी आती है, और जो E है उसमें हमने देखा है कि ये जो चार्ज है Q ये बजाते खुद चेंज हो के Q प्राइम हो जाता है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो E बजाते खुद चेंज होता है। तो ये हमारे पास बनता है Q प्राइम डिवाइडेड बाई A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास E प्राइम की वैल्यू आई है जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो अगर आप इस नए इलेक्ट्रिक फील्ड को पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करते हैं, इसको आप सिंपली अगर इससे कंपेयर करते हैं E से, तो हमारे पास जो E है वो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई A एप्सिलॉन नॉट था। चलिए मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये है Q डिवाइड बाई A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो Q प्राइम की वैल्यू आती है वो आती है KE टाइम्स Q। तो चूँकि KE जो है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि Q प्राइम की वैल्यू जो है वो Q से ज़्यादा है। और यही बात हमने की थी कि जब बैटरी कनेक्टेड है तो वो ज़्यादा चार्ज को, मज़ीद चार्ज को भेज देती है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मेनटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बिफोर द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड।
तो अब आप यहाँ से इमीडिएटली कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जो कैपेसिटेंस थी हमारे पास वो क्या होती है, सी क्यू इक्वल्स सी वी था, यही आप लिखते हैं ना, क्यू इक्वल्स सी टाइम्स वी, और सी जो है वो क्यू डिवाइड बाई वी होती है। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है अब वो बन जाएगा क्यू प्राइम डिवाइड बाई डेल्टा वी प्राइम। डेल्टा वी तो सेम है, हमने चेंज नहीं किया, और जो क्यू है वो के टाइम्स ई हो गया है, तो ये बन जाएगा क्यू बाई डेल्टा वी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल आता है के ई टाइम्स सी। तो सी जो है वो बन गई है दूसरे अल्फाज में के ई टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। लेट मी मूव दिस अप। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि लेट मी राइट दिस एज सी प्राइम, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सी प्राइम है उसकी वैल्यू जो है अब ज़्यादा हो गई है पुरानी कैपेसिटेंस से, जो ए टाइम्स एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी था, बाई ए फैक्टर ऑफ के ई। अगेन के ई की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है सी प्राइम की वैल्यू जो है वो सी से ज़्यादा है। दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो जिसमें हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे पास चार्ज के थ्रू कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें हम कहते हैं कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दी है। अब अगर आप इसको देखें तो हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दी है, तो अब जब हम डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो देयर इज़ नो बैटरी टू पुट मोर चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो अब चार्ज जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वही लाइन ऑफ रीजनिंग जो मैंने पहले दी है कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है, और आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले कम होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस केस में जो वैल्यू है वो ई से क्या हो जाएगी, लेट मी राइट इट एज ई प्राइम इक्वल्स ई डिवाइड बाई के ई। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे भी लिखी थी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है तो अब चूंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। तो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारे पास वो क्या बनेगा, डेल्टा वी डिवाइड बाई के ई। ये बिल्कुल वही रिलेशन है जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हमारे पास ये भी कम हो गया, और अगर डेल्टा वी कम होता है इस सिनेरियो में हमारे पास, और चार्ज जो है उसको हम कोई हाथ नहीं लगाते, यानी हमारा जो क्यू प्राइम है वो क्यू के बराबर ही रहता है, तो आप अगेन अब इस फार्मूला के ऊपर देखें, इस फार्मूला के ऊपर ये वाला फार्मूला जो कैपेसिटेंस का है। ओके, तो लेट मी राइट इट। तो इस केस में हमारे पास जो क्यू प्राइम है वो चेंज नहीं होता, क्यू के इक्वल रहता है। तो जो सी प्राइम होगा वो क्या होता है हमारे पास, क्यू प्राइम डिवाइड बाई डेल्टा वी प्राइम। तो क्यू प्राइम जो है वो क्यू ही है, और जो डेल्टा वी प्राइम है वो क्या है, डेल्टा वी डिवाइड बाई के ई, जैसे मैंने ऊपर दिखाया है। तो सी प्राइम इस केस में क्या आता है, के ई टाइम्स क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी, जो कि बिल्कुल वही फार्मूला है जो इधर लेफ़्ट साइड पे मैंने ड्राइव किया हुआ है। तो इस केस में हमारे पास अगेन कैपेसिटेंस का वही फार्मूला आता है जो पहले वाले केस में हमारे पास आया था, लेकिन इसकी जो रीजनिंग है वो मुख्तलिफ है। पहले वाले केस में बैटरी कनेक्टेड थी, डेल्टा वी चेंज नहीं होता, ई चेंज नहीं होता, लेकिन क्यू चेंज होता है। दूसरे वाले केस में बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तो ई चेंज हुआ तो डेल्टा वी चेंज हुआ। अब बैटरी जो है मजीद चार्ज को नहीं भेज सकती, तो चार्ज जो है वो सेम रहेगा, तो क्यू प्राइम क्यू के इक्वल रहेगा, डेल्टा वी चेंज हो जाएगा। जब हम क्यू इक्वल सी वी फार्मूले से कैपेसिटेंस निकालेंगे, नई कैपेसिटेंस डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, तो हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस दोनों केसेस में इंक्रीज होती है बाई अ फैक्टर ऑफ के टाइम्स ई। तो हमारे पास दो सिनेरियोज बनते हैं और कैपेसिटेंस दोनों में इंक्रीज होती है, बट बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट रीजंस। इसको अब हम लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा। सबसे पहले हम उसमें मॉडिफाई करेंगे गाउसेस लॉ को। अगर हम गाउसेस लॉ को अप्लाई करें बिटवीन प्लेट्स ऑफ कंडक्टर विद डाई इलेक्ट्रिक तो वो क्या फॉर्म लेता है, और फिर उसके रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी करेंगे। खैर, तब तक के लिए बाय बाय।